Hello students, this is Rani ma'am, Faculty of English, and welcome you all to the first session of English Gold. Chalo, let's without any waste of time start the class. Yes, good evening to all. Ma'am, please parts of speech karwana. No doubt we'll start with the basics. ठीक है? Yes, good evening all. Chalo, let us start. Since today is our first class of English Gold, तो थोड़ा सा बेसिक आपको बताना होगा और बैच कैसे कैसे जाएगा. फोर्थकमिंग डेज में हम बैच को कैसे रन करने वाले हैं, कैसे अपने 1.5 घंटे को डिवाइड करेंगे. लेट मी टेल यू ऑल. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा 1.5 घंटे का टाइम है, इस स्लॉट को हमें डिवाइड करना है. ठीक है, डिवाइड इन द सेंस ना कि ऐसा नहीं है कि हम 1.5 घंटे सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर पढ़ेंगे. वी विल डिवाइड. फर्स्ट 15 मिनट्स विल बी फॉर वोकैब. ओके, फर्स्ट 15 मिनट्स विल डिवोट टू वोकैब. और वोकैब में हम हर तरह के वर्ड्स करेंगे. जैसे हम पहले वोकैब करेंगे किस पर्पज से, दैट इज फ्रॉम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. फिर हम वोकैब को कवर करेंगे कंफ्यूज वर्ड्स. आई टेल यू एग्जैक्टली कि ये कंफ्यूज वर्ड्स होता क्या है. ठीक है, कंफ्यूज वर्ड्स इन द सेंस कि कंफ्यूज वर्ड्स ये आपको ज्यादा किस में हेल्प करता है, फिल अप द ब्लैंक्स में. ठीक है, तो हम अपने वोकैब पार्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहले तो हम वर्ड पावर करेंगे दिस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आल्सो वी विल डिवाइड. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को हम डिवाइड करेंगे रूट वर्ड. डेमो क्लास में भी मैंने पहले आपको एक आइडिया बताया था कि रूट वर्ड से कैसे पढ़ते हैं. एंड देन फिर हम रूट वर्ड से तो पढ़ेंगे, उसके बाद निमोनिक्स भी करेंगे. ओके, ये रूट वर्ड से कैसे करना है, निमोनिक से कैसे करना है, विल स्टार्ट टुडे. And after this 15 minutes, then we will switch over to grammar. Okay, जैसे आज मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक करवाऊंगी, that will be subject verb. ठीक है, कल अगर हम मिलते, कल मिलेंगे, अगर कल मिलते हैं, then we will do एक क्लोज टेस्ट करेंगे. वो कैप तो हमें रोज करनी है. एवरी डे वी विल डू वो कैप. वो कैप तो करना है, बट किसी दिन हम वो कैप के साथ क्लोज टेस्ट ले लेंगे, किसी दिन वो कैप के साथ PQRS ले लिया, किसी दिन वोकैब के साथ पैसेज ले लिया, और लास्ट में हमें ग्रामर कंटिन्यू करना है. तो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारा बैच कैसे चलेगा. ठीक है, लेट्स विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट. मैम नोट डाउन करने का टाइम देना. ओके, उस समय तो मैंने मना किया था ना कि नोट डाउन नहीं करना है, बट आज मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगी, आप आराम से नोट कर सकते हो. ठीक है, ओके. मैम प्लीज स्टार्ट ग्रामर. मैम प्लीज स्टार्ट ग्रामर फ्रॉम नाउन. कहाँ से, यस हरीश, ठीक है, कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है ना. मैम कोर्स कौन से मंथ तक कंप्लीट होगा, होपफुली 3 मंथ्स तो लगेगा ही, एंड आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. वर्ड्स में लिखते जाऊंगी, आप भी कॉपी करते जाओगे. ठीक है, जैसे 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 हम ए सीरीज का करीब 30 से 35 वर्ड्स करेंगे. ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट आई वांट यू पीपल ना, कि आप यहां से जो वोकैब पढ़ के जा रहे हो, फिर आपको दूसरा कोई बुक या कुछ भी दूसरा रेफर करने की जरूरत ही ना हो, यहीं से आपका काम हो जाना चाहिए. तो ए सीरीज का आई गिव यू 30 to 35 वर्ड्स, एंड आई टेल यू द टेक्निक्स कि इसको याद कैसे रखा जा सकता है. ठीक है, फिर हम बी सीरीज का कुछ वर्ड्स करेंगे, और आप देखोगे ना कि जैसे जैसे ABCD सीरीज बढ़ते जाएगा, हो सकता है ए सीरीज का 30 to 35 वर्ड्स हो, बट बी सीरीज में ना हो सकता है सिर्फ 25 वर्ड्स ही मिले. ये कैसे मैं बताऊंगी, क्योंकि ए सीरीज का कुछ वर्ड है ना जो बी से स्टार्ट होता है, हम ए में ही कर चुके होंगे, तो फिर से बी वाला वर्ड करने की जरूरत नहीं. ठीक है मैम, लेवल मेंस लेवल तक चाहिए, मेंस लेवल तक ही जाएगा, जैसे कि आपको पता हो. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लेवल जो है ये प्री प्लस मेंस है, तो इसके बाद आपको फिर से मेंस की कोचिंग करने की जरूरत नहीं. आई अश्योर यू पीपल, हैव फेथ इन मी. ठीक है, भरोसा रखो, और कुछ भी कंप्लेंट्स हो, एक बार बैच को आगे जाने दो, 2 महीने बाद बोलना, आपको कोई कंप्लेंट नहीं आए. ठीक है, यू विल बी सेटिस्फाइड, नो नीड टू वरी, बट आई ओनली वांट योर रिजल्ट्स. ओके मैम, नॉर्मन लुइस तो आप घर पे कर सकते हो, नो इश्यूज. एवरी क्लास के नोट्स मिलेंगे, यहीं से आप सारा नोट्स बना लो. ठीक है, जैसे ए सीरीज का मैं पूरा वर्ड क्लास में करवाऊंगी, और इसका टेस्ट मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूंगी.
ठीक है, ए सीरीज का, फिर हम बी का वर्ड करेंगे, देन पूरा बी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, विल हैव टेस्ट एंड ऑल, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ठीक है, ओनली एसएससी का ही सिलेबस कवर होगा। पहले भी मैंने बताया है, दिस बैच टारगेट्स एसएससी, एनडीए, सीडीएस, क्लैट, स्टेनोग्राफर। ये सारा, ये जो इंग्लिश है, ये जो कोर्स है, ये सारा कोर्स को केटर करेगा, एक्सेप्ट बैंक पीओ। बैंक पीओ और जो हमारा कैट एमबीए एग्जाम्स होते हैं उसको नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इसका लेवल ही कुछ और है। ठीक है, तो टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट वांट टू मिस गाइड यू, ये पीओ को हेल्प नहीं करेगा। हो सकता है आने वाले सेशंस में, आने वाले टाइम में हम पीओ का भी अलग से स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी ये सारे बैच, ये सारे स्टूडेंट्स के नीड्स को केटर करे। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, यस मैम, आई अंडरस्टैंड। बैंकिंग के लिए अजय जिंदल, बैंकिंग के लिए नहीं है। ठीक है, 1 क्लोज टेस्ट डेली। ठीक है, आई ऑल्सो वांट कि 1 क्लोज टेस्ट होना चाहिए। मैम एडिटोरियल कैसे पढ़े, चलो वो सब बाद में करते रहना। मुझे किसी का भी कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कमेंट नहीं दिखेगा किसी का, सिर्फ कमेंट स्टूडेंट और टीचर के बीच है। चलो लेट अस स्टार्ट। एरर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर होगा क्या? नहीं, ध्यान रखना है कि अब एसएससी के लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग हम सिर्फ प्रीवियस पेपर नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्रीवियस पेपर तो बनाएंगे, अब सब कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो डोंट गो आफ्टर प्रीवियस पेपर। ठीक है, आई हैव डन प्रिपरेशन फॉर बैंक पी ऑल्सो। ठीक है, how to improve reading, everything we'll be doing, no need to, we'll wait for your bank PO batch. Oh, hopefully we'll have bank PO also. मैम क्लर्क, मैम इसका सिलेबस कवर होगा ना? ये कभी मत सोचना ना कि बैंक क्लर्क इजी पेपर है। बैंक के एग्जाम में आपका क्लर्क और पीओ दोनों है। ठीक है, समटाइम्स व्हाट आई हैव सीन ना कि पीओ के पेपर से ज्यादा टफ क्लर्क का आ जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग। तो ये तो हमारा सीजीएल और जो मैंने एग्जाम्स बताया उसका बैच। चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अपने क्लास को अपने यूजुअल पैटर्न में ले जाते। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ वोकैब। आई थिंक एवरीबडी इज रेडी विथ पेन एंड पेपर के साथ, सब लोग रेडी है, सब नोट्स बनाते जाओ। एंड यू हैव द प्रोविजन ऑल्सो, मैं तो धीरे धीरे जाऊंगी, यू हैव द प्रोविजन, आप वीडियो को और भी बाद में भी वॉच कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने आपका आज एक हम वर्ड करते हैं ए सीरीज का, दैट इज अबंडेंट। ठीक है, और ऐसा नहीं है ना कि गूगल वगैरह से किन्हीं 4 या 5-6 सिनोनिम्स पढ़ के चले जाना है, बिकॉज एग्जाम्स के क्वेश्चंस ये नहीं आने वाले हैं कि राइट एनी 5 सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। यू हैव टू बी रेडी विद ऑल द ऑप्शन, सब ऑप्शंस के साथ रेडी होना है, बिकॉज एग्जाम में यू डोंट नो कि कहां से क्या क्वेश्चन, कहां से क्या ऑप्शन आ जाए। तो अबंडेंट का हिंदी होता है, अबंडेंट इज प्लेंटीफुल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रचुर। इन हिंदी अबंडेंट इज नोन एज प्रचुर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेंटीफुल, जरूरत से ज्यादा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहते हैं कि मैम आप इंग्लिश में भी, हिंदी में भी बोला करो। माय डियर, हिंदी में ही तो बोल रही हूँ सारा। नो डाउट दिस इज एन इंग्लिश क्लास, तो फर्स्ट तो आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स ना जो इंडिया के हर कोने में बैठे हुए हैं, जिसे हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश तो मैं करूंगी, नो डाउट, उसकी हिंदी भी ट्रांसलेशन करूं। ओके, नो डाउट ये बायलिंगुअल बैच है। कितनी वो कैब होगी उसके लिए परेशान नहीं होना है। आई एम फ्रॉम योर बैच 149। ओके, रेड मार्कर भी यूज कीजिएगा। ठीक है, आई विल बी यूजिंग रेड ऑल्सो। यू पीपल वांट कलरफुल, मैडम प्लीज कमेंट ओनली जेन्युइन क्वेश्चंस, अदरवाइज इट विल वेस्ट आवर टाइम। यस, आई एग्री। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, जरूरत से ज्यादा। कई बार एग्जाम में ना अबंडेंट के ऑप्शन में एटिक्वेट भी दिया है और प्लेंटीफुल भी दिया है। ठीक है, एंड गूगल पे आप देखोगे ना कि दोनों ऑप्शन है, बट दोनों में बारीक सा डिफरेंस है। एटिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, और प्लेंटीफुल का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। तो अबंडेंट का हमारा सिनोनिम बन सकता है, दैट इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल इज जरूरत से ज्यादा। देन वी हैव, और भी सिर्फ प्लेंटीफुल, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम्स में सिर्फ प्लेंटीफुल ही आएगा।
आपके एग्जाम्स में कोपियस आ सकता है। वर्ड्स को आप लिख सकते हो, जब भी आप क्लास करने बैठो ना, बी रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियोस वॉच कर करके आप सब सीख जाओगे, यू हैव टू राइट डाउन, ताकि आप हर समय आप वीडियोस देख के ही नहीं पढ़ोगे ना, कॉपी रहेगा सामने रहेगा तो आप आराम से पढ़ सकते हो। देन यू हैव द वर्ड, सी हमें इजी इजी वर्ड्स नहीं लिखने, हमें अपने ऑप्शन में वही सारे वर्ड्स डालने हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। देन यू हैव कोपियस, देन यू हैव प्लीथोरा, then you have myriad, you have luxuriant, you have umpteen, you have surfeit। सारे ऑप्शंस याद तो रखने होंगे, बिकॉज यू डोंट नो आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन आ जाए, ठीक है। 30 to 35 वर्ड्स आर सफिशियंट, ये मैंने ए के लिए बोला, एंड दैट इज सफिशियंट। सरफीट, umpteen, plethora, then we have opulent, then we have abounding, populous, we have multitude। इतने सारे हमारे वर्ड्स आ गए, और आप ध्यान दोगे, ठीक है, इतने वर्ड एग्जाम में से दोबारा आएंगे मैम क्या, इतने इन्हीं वर्ड से एग्जाम में से आप पहले लिखना तो शुरू करिए, उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको टेस्ट लेते जाऊंगी, पेपर्स करवाते जाऊंगी, इट विल हेल्प यू। प्लेंटीफुल, कोपियस, ये सारे वर्ड्स है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स में से आपका कुछ भी आ सकता है। जैसे प्लेंटीफुल को का मतलब तो आपको पता है। अब आप आ जाओ कोपियस, कोपियस का मतलब भी होता है प्रचुर, जरूरत से ज्यादा। अब आपके दिमाग में आएगा ना इसे कैसे याद किया जाए, तो कोपियस को याद कर लो आप कॉपी, फोटोकॉपी से, ठीक है, फोटोकॉपी, कॉपी, फोटोकॉपी से चीजें बढ़ती है या घटती है, फोटोकॉपी से चीजें और भी प्रचुर मात्रा में होने लगती है, तो फोटोकॉपी का मतलब, कोपियस का मतलब भी है जरूरत से ज्यादा। एक है प्लीथोरा। देखो ये जो मैं आपको वर्ड रिलेट कर रही हूं ना, आज जो हम वोकैब कर रहे हैं किससे, निमोनिक से, और हर वर्ड का रूट नहीं होता है और हर वर्ड का निमोनिक नहीं होता है, तो जहां रूट की जरूरत पड़ेगी, जहां वर्ड रूट से बनेंगे हम रूट से पढ़ेंगे, और जहां निमोनिक से बनेगा वहां निमोनिक से करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ प्लीथोरा। प्लीथोरा को कैसे याद रखना है, कभी कभी निमोनिक्स में हम करते क्या है, वर्ड्स को मजे मजे में रटते हैं। प्लीथोरा का मतलब है ना, प्लेट में थोड़ा थोड़ा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज्यादा ज्यादा, तो प्लीथोरा का मतलब भी हो गया आपका प्लेंटीफुल, जरूरत से ज्यादा। देन यू हैव द वर्ड माइरियाड। माइरियाड को आप याद कर लो रियाद से, होपफुली रियाद का नाम सबने सुना होगा। यस, रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। यहाँ बहुत सुंदर जगह है, यहाँ बहुत सारे लोग, अबंडेंट नंबर्स में लोग जाते हैं। मेरियाट, तो मेरियाट का माइरियाट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर, जरूरत से ज्यादा। लग्जरियंट, लग्जरियंट वर्ड को आप याद कर लो लग्जरियस से, जैसे ही इज लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, ही इज लिविंग अ लग्जरियस लाइफ मतलब बहुत ऐशो आराम की लाइफ लीड कर रहा है, और ऐशो आराम की लाइफ वही लीड करेगा ना जिसके बाद कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में हो, तो लग्जरियंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, जरूरत से ज्यादा। देन यू हैव द वर्ड अम्टीन, तो हाउ टू रिमेंबर दिस वर्ड अम्टीन, अम्टीन को कैसे याद रखोगे, ठीक है, अम्टीन किसे बोलते, अम्टीन है, इसको याद कर लो टीन से। टीन, टीन तो सबको पता है ना, कंटेनर, टीन इज अ सॉर्ट ऑफ कंटेनर, कंटेनर पूरा टीन भरा हुआ है, पूरा टीन भरा हुआ है मतलब कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में, तो अम्टीन का मतलब होता है प्रचुर। देन यू हैव सरफीट। निमोनिक्स, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि निमोनिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स निमोनिक्स में क्या करते हैं ना, हम अपनी सुविधा के लिए वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, ठीक है, वर्ड से, वर्ड को वर्ड से रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं। निमोनिक तो आप घर पे बहुत सारे वर्ड्स का खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अम्टीन को किसी ने कैंटीन से भी जोड़ दिया, अम्टीन को जिसने कैंटीन से भी जोड़ दिया है, ओके। अब आ जाओ, अम्टीन, तीन भरा हुआ है जरूरत से ज्यादा। देन यू हैव द वर्ड सरफीट, ठीक है, सरफीट, सर, फीट का मतलब है पैर, सर से फीट तक मतलब ऊपर से नीचे कोई भी चीज भरा हुआ, प्लेंटी। देन यू हैव द वर्ड ओपुलेंट।
opulent. Then you have the word abounding, bound. Bound का मतलब है बाउंड्री से बाहर, कोई भी चीज ज्यादा. You have population, populous. Populous को कैसे याद रखोगे? Populous को आप population से याद रख सकते हो. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलस शहर है, बहुत ज्यादा नंबर्स में लोग हैं. देन यू हैव द वर्ड मल्टी. मल्टी वर्ड से भी पता चल रहा है ना, मल्टी का मतलब है वेरी डाइवर्स, बहुत ज्यादा. तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे, बट एग्जाम में जरूरी नहीं है ना कि आपके सिनोनिम्स ही आए. सो नाउ लेट अस स्विच ओवर टू एंटोनिम्स. एंड व्हाट वी विल डू, दो वर्ड हम एवरीडे करेंगे. अब दो वर्ड क्या, आप देख रहे हो कि एक वर्ड से आपके कितने सारे वर्ड्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अबंडेंट आएगा. अबंडेंट आप पढ़ रहे हो ना, तो साथ साथ आपका एक और वर्ड भी तो तैयार हो रहा है. हो सकता है एग्जाम में कोपियस पूछ दे, एग्जाम में माइरियाड पूछ दे, एग्जाम में सरफिट पूछ दे, कोई भी पूछ रहा है, कोई भी वर्ड पूछ सकता है. तो आपके एक वर्ड के साथ कई सारे और भी वर्ड्स तैयार हो रहे हैं. ये तो मैंने आपका सिनोनिम्स लिखा है, ठीक है. तो शुड आई रब, अब मैं इसको रब करके एंटोनिम्स लिखूं. एक चीज और, ये अबंडेंट क्या वर्ड है. जैसे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, उनका कहना है कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दीजिए कि कोई वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है. ये जो अबंडेंट वर्ड है ना, अबंडेंट का मतलब है कोई भी चीज प्रचुर है, जरूरत ना ज्यादा नंबर्स में है, तो अबंडेंट इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, अबंडेंट इज एन एडजेक्टिव. और एक वर्ड आता है, एक वर्ड है हमारा अबंडेंस. अबंडेंस इन हिंदी इज नोन एज प्रचुरता. अबंडेंस इज अ नाउन. जो भी वर्ड ए एन सी से खत्म हो या ई एन सी से खत्म हो, जनरली वो वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन. सो दिस इज प्रचुर और दिस इज प्रचुरता. दिस इज अ नाउन बट दिस वर्ड was an adjective. Okay, चलो let us come to the antonyms. ओके ये तो हमने सिनोनिम्स किया, अब मैं इसको रब कर रही हूं. लेट अस स्टार्ट विद द एंटोनिम्स. और वन मोर थिंग, मैंने आपको बोला कि सिर्फ वर्ड सीखना नहीं है, ठीक है. आई एम हिंदी मीडियम फर्स्ट टाइम कोचिंग, ठीक है. हिंदी मीडियम में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे लैंग्वेज को समझ सकते हो. और एक दो चीज और, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को बोला भी है पहले भी कि सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग सीख लेने से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसका यूज कैसे करना है ये भी सीखना है. वहां पे ना आप नोट डाल के लिख सकते हो. एक मैंने अभी आपको वर्ड लिखवाया था, लग्जरियस, और एक है लग्जरियंट. ठीक है, अब देखो आई तक तो दोनों वर्ड सेम है, ठीक है. लग्जरियस और लग्जरियंट, आपको लगेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में मोर और लेस सेम लग रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है. लग्जरियस का मतलब होता है ना लैविश, ठीक है. शी इज लीडिंग अ वेरी लैविश लाइफ. लैविश लाइफ का मतलब क्या है, बहुत ऐशो आराम, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करना, आरामदेह जिंदगी. और लग्जरियंट का मतलब होता है ना प्लेंटी, प्रचुर. प्लेंटी, प्लेंटीफुल लिख लो, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, प्लेंटीफुल. और मैं इसलिए बता रही हूं ना, क्योंकि देखो इसको कैसे ये दोनों वर्ड को यूज किया जाता है. एक हमारे एग्जाम में, आई थिंक सीडीएस में एक क्वेश्चन आया है, द फॉरेस्ट आर डैश इन ग्रीन वेजिटेशन. जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, उसमें वनस्पति प्रचुर मात्रा में होता है. ओके, नाउ टेल मी क्या वर्ड होगा अगर आपको दोनों में से चूज करना हो, तो कैसे यूज करेंगे. गिव मी द आंसर्स. रिस्पॉन्ड करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना. टेल मी, लग्जरियस वर्ड होगा या लग्जरियंट होगा. आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम यू पीपल. आंसर दो मुझे जल्दी जल्दी. बी, बी. हाँ, आंसर इज दिस. जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल है, वहां वनस्पति प्रचुर मात्रा में होता है. और प्रचुरता के लिए क्या यूज करते हैं, लग्जरियंट. तो बीच बीच में आपको वर्ड्स में बताते जाऊंगी कैसे यूज करना, ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द एंटोनिम. अभी तो हमने सिनोनिम्स किया. एंड वन मोर थिंग, जब हम कल मिलेंगे, ठीक है, आई वॉन्ट यू पीपल, मुझे पता है कि आज मैंने कुछ वर्ड्स दिया ना, कल तक तो 24 घंटे हो चुके होंगे,
तब तक तो आप सब भूल चुके होगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपने भी इंस्टीट्यूट में देखा है ना, बच्चों को रटवाना पड़ता है। ठीक है, आप लोग ग्रेजुएट्स हो, बट वो अभी भी 8 9 के बच्चे, आपको जब तक डांट के पीट के रटवाया नहीं जाए आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आज जो हम वर्ड्स किए रहेंगे ना, वो कल उसकी रिवीजन करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम आप एवरीडे क्लास में रिवाइज करवाते हो ना, तो करीब 30 40% वर्ड्स तो क्लास में ही लर्न हो जाता है। तो आई वॉन्ट यू पीपल कि आज हमने जो वर्ड्स किया है कल आप पढ़ के आओ। चलो एक बार आंसर करो, हाँ पढ़ के आएंगे, रिस्पॉन्स दो, बी पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्ड करना है। अब इसका एंटोनिम्स लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक एंटोनिम तो सबको पता हो। एंटोनिम का मतलब क्या है, विपरीतार्थक। इसके पहले हमने सिनोनिम किया, समानार्थक। अब चलेंगे हम, मैम ये यस मैम, हाँ पढ़ के आएंगे। सुधांशु गुप्ता, वेरी गुड। आई वॉन्ट दिस एनर्जी। ओके, एवरीडे करना होगा हर दिन, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कि आप स्टूडेंट्स हो, भूल जाओगे तुरंत तुरंत, बट हर दिन आपको प्रैक्टिस करवाना होगा। एंटोनिम्स, अभी तो हमने सिनोनिम्स किया अबंडेंट का। चलो एक बार मुझे आप बताओ एंटोनिम्स क्या होगा। देखो इसके एंटोनिम्स में जब भी आएगा ना, ये तो प्रचुर है, ये आपका आ जाएगा शॉर्टेज। ठीक है, और अबंडेंस में एक चीज और आप लिख सकते हो, सरप्लस। सरप्लस, प्लस होते जा रहा, प्लस 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 होते जा रहा, मतलब कोई भी चीज बढ़ते जा रहा है, तो सरप्लस का मतलब भी प्रचुरता है। ये इसके सिनोनिम्स में लिखना। अब इसके एंटोनिम में आ जाओ। इसके एंटोनिम में शॉर्टेज तो वर्ड आएगा, और एक बहुत खूबसूरत वर्ड है जो मिलेगा आपको, पॉसिटी। ये कई बार हमारे एग्जाम्स में आया है। ओके, पॉसिटी का मतलब भी होता है कमी, शॉर्टेज। और इसको इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, पॉज। इसमें एस ई है और इसमें सी है। पॉज का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉज, पॉज इज स्टॉप, बट ये तो पॉसिटी है। फिर एक वर्ड है दर्द। ओके, ये भी कई बार एग्जाम में आया, दर्द का मतलब भी कमी है। देन उसके बाद तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स है, स्कैंटी है, स्कारसिटी है। ठीक है, देन यू हैव द वर्ड स्पार्सिटी। ये सब किस सेंस में, ये सब कमी के सेंस में, नहीं पॉवर्टी नहीं है। ओके, पॉवर्टी इज अ डिफरेंट वर्ड, पॉवर्टी इज गरीबी, वो तो अलग हो गया। निगाड, निगाड भी नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का निगाड आ रहा है। निगाड तो कंजूस को बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप और भी वर्ड्स डाल सकते हो ना, जिसमें इसमें आप डाल सकते हो डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड होना मतलब किसी चीज, वंचित होना, किसी चीज की कमी। इसे आप डाल सकते हो लैक, लैक भी डाल सकते हो। यू कैन डू द वर्ड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब भी है कमी। इसका एक और वर्ड है मीगर। मीगर का मतलब भी होता है कमी, बहुत कम। और एक दो क्वेश्चन और आते हैं, बच्चे जैसे मुझसे पूछते हैं कि मैम मीगर का कौन सा स्पेलिंग है। एक मीगर का स्पेलिंग ये भी है, क्योंकि हमें स्पेलिंग्स भी ध्यान रखना है, स्पेलिंग टेस्ट भी आता है आपका। एक स्पेलिंग ये भी है, एक आर ई वाला है और एक ई आर वाला। नो डाउट गूगल पे आप देखोगे तो बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, बट दिस इज द ब्रिटिश और दिस इज द अमेरिकन। तो जब भी हमें, वैसे तो दोनों सही है, जैसे आपने ये भी देखा होगा ना, कलर और कलर, ऐसे तो दोनों स्पेलिंग सही है, बट दिस इज द ब्रिटिश स्पेलिंग। तो जब भी हमें चुनना हो तो हम किसको मानते हैं, दैट इज ब्रिटिश। बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, एक और वर्ड करके फिर मैं पार्ट ऑफ स्पीच कर रही हूं। एक दूसरा वर्ड लिखो आप, एब्रोगेट। ठीक है, दिस इज एब्रोगेट। इस वर्ड को कैसे याद रखोगे, एब्रोगेट को, इसको ऐसे याद करो, इसी को निमोनिक बोलते हैं, वर्ड को वर्ड से जोड़ना। आ ब्रो गेट, आ ब्रो तुम्हें गेट से ही बाहर कर दूंगा। तो एब्रोगेट का मतलब होता है ना, किसी को रिजेक्ट करना, डिसमिस करना, बाहर कर देना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं,
एक तो आप डिसमिस बोल सकते हो, किसी को बाहर करना, किसी को रिजेक्ट करना, किसी चीज को अबॉलिश करना, ठीक है, इसे हटा देना। ये सब तो हमारे वर्ड्स है, बट हमारे एग्जाम्स में ये इजी इजी वाला नहीं है। आपको क्या याद रखना है, एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, दैट इज रिपील। बहुत सारे बच्चे इस रिपील में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ना अपील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपील करना? अपील इज आवेदन करना, और आपको लगेगा रिपील का मतलब फिर से आवेदन करना। फिर से आवेदन करना, दैट इज री अपील। ओके, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ रिपील, इज द ऑपोजिट ऑफ अपील। अपील का मतलब है आवेदन करना, और रिपील का मतलब है किसी चीज को खारिज करना। ठीक है, रिपील करना, किसी चीज को डिनाई करना, मना करना। इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स है, ये देखो एक वर्ड है इसका रिवोक, इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, रिवोक करना मतलब ऑल्सो कैंसिल करना, खारिज करना। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिखो एनल। कंफ्यूज नहीं होना है, जो जो वर्ड्स एग्जाम्स में आपके मेनली आते हैं मैं वो सारा वर्ड्स डाल रही। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब है ना किसी चीज को खारिज। अब थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है हिंदी का स्पेलिंग कुछ रॉन्ग भी हो जाए। खारिज करना, कैंसिल करना। अब हिंदी तो मैं बोल ही रही हूं, आप इसे लिख भी सकते हो, खारिज करना, कैंसिल करना, एनल करना। और एक बहुत अच्छा सा वर्ड है दैट इज रिसाइन। ये सब वर्ड्स याद रखना। डिसमिस करना, रिजेक्ट करना, अपील का उल्टा रिपील करना, खारिज करना। ठीक है, एंड देन यू हैव डिनाई, मना करना। और एक चीज और, अच्छा मैं बताती हूँ, पहले आप इसको लिखो। रिवोक का मतलब भी है खारिज करना, कैंसल इज ऑल्सो खारिज करना। देन यू हैव द वर्ड एनल। एक वर्ड आता है एनुअल। देखो दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, ये एनल है और ये एनुअल है। एनुअल का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल? एनुअल इज वार्षिक, ईयरली, बट दिस एनल इज खारिज करना, रिजेक्ट करना। एंड देन वी हैव द वर्ड रिसाइन, इसका मतलब भी खारिज करना। देन यू हैव रिवोक, रिवोक का मतलब भी है खारिज करना। अब मैं थोड़ा सा इसका डिफरेंस बता देती हूँ। स्टूडेंट कहाँ कहाँ कैसे कंफ्यूज होंगे, नोट डाल के आप लिख सकते हो। ये सब तो सारा सिनोनिम्स मैंने बताया। एक वर्ड होता है रिफ्यूज। ठीक है, ये जो मैं नोट डाल डाल के करवा रही हूं ना, ये आपको हेल्प करेगा फिल अप द ब्लैंक्स में। जब आपके पास चारों ऑप्शंस बहुत सिमिलर है, देन आपको सीखना होगा ना कि हाउ टू एलिमिनेट, कैसे एलिमिनेट करना है, छांट के सही आंसर पे आना है। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब क्या है? मना करना। ओके, रिफ्यूज इज मना करना। देन उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है डिनाई। डिनाई भी एक वर्ड है। देन यू हैव रिफ्यूट। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूज एंड रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब क्या है? व्हाट इज रिफ्यूट? यस इंद्रजीत कुमार, गुड इवनिंग। रिफ्यूज इज मना करना, और डिनाई और एक ये रिफ्यूज है, ये रिफ्यूट है। इसका मतलब होता है नकारना। ठीक, ये मना करना। सपोज आई ऑफर यू अ कप ऑफ कॉफी, मैं आपको कॉफी के लिए ऑफर कर रही हूं, तो आप क्या करोगे? मना करोगे, रिफ्यूज करोगे। बट आप पे किसी ने कोई गलत इल्जाम लगा दिया, कुछ ब्लेम लगा दिया, कुछ चार्जेस लगा दिए, तो आप उसे क्या करोगे? आप नकारोगे। यू विल, whenever you have any blame or charges on you, तो you will deny it, you will refute it। तो ये जो डिनाई और रिफ्यूट है, ये किसके लिए बना है? कोई दोष लगा रहा है, कोई ब्लेम लगा रहा है, उसके लिए। और रिफ्यूज तो जनरली रिफ्यूज के सेंस में। ठीक है, चलो आप इसे लिख लो। जहां जहां नोट डाल के लिख रही हूं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू पीपल शुड। ठीक है, इसे आई थिंक सबने लिख लिया। अब ये वर्ड देख, क्योंकि कभी भी वेट नहीं करना है, एकदम वर्ड को वर्ड से जोड़ते रहना है। फिल अप द ब्लैंक्स वाले वर्ड्स की भी साथ में तैयारी होनी चाहिए। एक अभी मैंने आपको वर्ड करवाया रिवोक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? हाँ, एक वर्ड आप और लिख सकते हो उसके सिनोनिम्स में। अभी मैंने सिनोनिम्स करवाया ना, नलीफाई।
नलीफाई का मतलब भी खारिज कर रहा है। आपने हो सकता है पॉलिटी में पढ़ा होगा, पॉलिटी में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, नल एंड वॉइड। आई थिंक होपफुली सबने पढ़ा होगा पॉलिटी में। नल एंड वॉइड का मतलब है इनवैलिड, ठीक है, दैट इज इनवैलिड है, नलीफाई कर दिया, किसी चीज को खारिज कर दिया। अब आप आ जाओ, अभी मैंने आपका एक वर्ड लिखा था रिवोक। ये सब दिस ऑल दीज थिंग्स ना आप जाके लेटर रियलाइज करोगे, जब आपको लगेगा कि इतने सारे ये सब वर्ड करने की क्या जरूरत है। जब सेट बनाने लगोगे, आप मॉक टेस्ट वगैरह देने लगोगे, तो अल्टीमेटली यू विल सी ना ये सब हेल्प करेगा। और हमारा मेन मकसद क्या है, मॉक टेस्ट में स्कोर ही लाना है ना। रिवोक एंड देन वी हैव द वर्ड इनवोक एंड देन वी हैव द वर्ड प्रवोक। यस, अभी तो मैंने बताया कि रिवोक क्या है। रिवोक का मतलब क्या है, कैंसिल करना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवोक? एनी आइडिया व्हाट इज इनवोक? इनवोक का हिंदी होता है ना यू कॉल, और सिर्फ कॉल करना नहीं है। इफ यू आर कॉलिंग योर फ्रेंड ना, अपने अगर फ्रेंड को बुला रहे हो तो वो इन्वोक नहीं होगा। इन्वोक का मतलब, इन्वोक इन हिंदी मीन्स आह्वान करना। आह्वान करना मतलब जैसे पूजा शुरू करते हो तो आप भगवान का आह्वान करते हो, भगवान को बुलाते हो कि भगवान मेरी पूजा में शामिल हो ताकि मेरा सीजीएल निकल जाए। तो यू इन्वोक, यू कॉल, और वो जनरली किसके लिए यूज होता है, गॉड के ब्लेसिंग्स के लिए। यू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड्स। जनरली यू इन्वोक स्पिरिट्स, जब आत्मा वगैरह को बुलाते हो देखा होगा आपने, ठीक है, तो उसके लिए भी इन्वोक वर्ड यूज होता है। एंड व्हाट इज प्रवोक? प्रवोक का मतलब है किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना। प्रवोक इन हिंदी इज नोन एज भड़काना, इंस्टिगेट, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को इंसाइट करना। तो ये सब, इसका मैं और भी वर्ड्स दूंगी जब हम हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, ठीक है, और भी जब वर्ड्स करने लगेंगे। तो आई थिंक कि आज के लिए इतने वर्ड्स काफी है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ग्रामर। और थोड़ा सा वर्ड्स जो आप लिख रहे हो ना उसे पढ़ भी लेना है। और अभी तो मैंने ये सब बताया, और इसका एंटोनिम्स लिख लीजिए। आई थिंक अभी हम कौन सा वर्ड कर रहे थे, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है खारिज करना। खारिज करने का क्या होगा उल्टा? हम्म, हाँ, प्रवोक, यस दीपक, यू आर राइट, प्रवोक का मतलब है भड़काना। इसके मैं और भी बहुत सारे आपको वर्ड्स देने वाली हूँ, ठीक है। टू येल समवन, इट्स नॉट येल, येल इज टू शाउट एट समवन। यस गौरव मैम, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताइए प्लीज। स्ट्रैटेजी बताऊंगी, स्ट्रैटेजी तो हमने 2 डेमो में डिस्कस कर लिया है, ये सब स्ट्रैटेजी है, वर्ड पावर से स्टार्ट कर रही। और अभी हमने एब्रोगेट किया। एब्रोगेट का मतलब क्या है? एब्रोगेट इज खारिज करना। खारिज करने का उल्टा क्या होगा? यू कैंसिल अ थिंग मीन्स यू इम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका मतलब है किसी चीज को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, किसी चीज को रैटिफाई करना। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब है ना किसी चीज को कैंसिल नहीं करना, उसे लागू करना। देन यू हैव द वर्ड एनफोर्स। एनफोर्स का, लॉ वगैरह को एनफोर्स किया जाता है, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, नियम कानून एनफोर्स किया गया मतलब इंप्लीमेंट किया गया। देन यू हैव द वर्ड एग्जीक्यूट। किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, इसका मतलब भी है लागू करना। देन यू हैव द वर्ड अपहोल्ड, किसी को रिटेन कर लेना, जाने नहीं देना, खारिज नहीं करना। एंड वन मोर थिंग, मैंने अभी एग्जीक्यूट वर्ड लिखा, ये भी आप साइड में लिख सकते हो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश में ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वर्ड का 2 मीनिंग होता है, और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो आपको ध्यान रखना है। ये लास्ट डेमो क्लास है, ये डेमो क्लास नहीं है, ये नॉर्मल आज से क्लास आपका शुरू है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का 2 मतलब है, ठीक है, पहले आप चीजों को ध्यान से सुनोगे, ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी अभी मैं बाद में लास्ट में आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगी। एग्जीक्यूट का 2 मतलब होता है, एक एग्जीक्यूट करना ना किसी को हैंग करना, फांसी देना, और एक एग्जीक्यूट का मतलब है लागू करना, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हैज 2 मीनिंग्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैम प्लीज टेल इन इंग्लिश, नो डाउट आई विल बी डूइंग इन इंग्लिश ऑल्सो, सात्विक नो नीड टू वरी, ओके।
See the word. If I say the king was executed, okay, the king was executed. See, we have two meanings of execute. Execute का दो meaning है, एक तो फांसी देना and दूसरा execute मतलब लागू करना. So depending upon the context, sentence के अनुसार आपको decide करना है ना कि कहाँ फांसी देना होगा और कहाँ implement होगा. फिर मैंने लिखा the plan was implemented. See, you have both the words before you and then according to the sentence you can decide. Sentence देख के आप decide कर सकते हो कहाँ क्या meaning जा रहा है. द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूट मतलब किंग को हैंग कर दिया गया था, फांसी दी गई थी. बट किसी प्लान, कोई प्लान को क्या करते हो, फांसी देते हो. प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हो मीन्स लागू कर रहे हो. ओके, इट हैज बोथ द मीनिंग्स. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. कोई बुक की जरूरत नहीं है. अभी मैंने बोला है ना कि अभी आगे चलने तो दो बैच को, आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है. बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स. अच्छा, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं लिखूंगी. आई वॉन्ट माई स्टूडेंट. आई नो यू पीपल. बुक, कोई भी बुक बोलूंगी तुरंत खरीद लोगे, खरीद के पाइल अप करके रख लोगे. क्योंकि मुझे तो पता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में. कोई भी बुक बोला पाइल अप करके रख लोगे, बट पढ़ोगे नहीं. ठीक है, तो बुक एंड ऑल कैसे क्या जरूरत है हम आगे जा जाके करते रहेंगे. ठीक है, चलो आज के लिए आई थिंक इतना ग्रामर, सॉरी इतना वोकैब काफी है. इसे घर जाके आप रिवाइज करना. ओके, शैल आई स्टार्ट ग्रामर. ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करते हैं अपना. क्योंकि आप स्टूडेंट्स को ना वर्ड यूज करने में भी मैंने बहुत दिक्कत देखा है. जैसे मैंने लिख दिया हम्बल. अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बल, यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बल, एक तो मेरे 50% स्टूडेंट, दिस इज श्रीनिवास, मेरे 50% स्टूडेंट्स ग्रामर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हैं एंड दैट इज नॉट गुड. ओके, ग्रामर का स्पेलिंग एटलीस्ट आपको करेक्ट लिखना है. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रामर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना व्हाट आई फाइंड कि ये ग्रामर का स्पेलिंग ये लिखते हैं, बट ग्रामर का स्पेलिंग इज AR. ER नहीं लिखना है. ये भी हमारे सीजीएल में आ सकता है. हम्म. हम्म. ओके, चलो ठीक है. ठीक है, जिस स्टूडेंट की कंप्लेन आ रही थी ना कि ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा अपने स्क्रीन को एडजस्ट करिए. ठीक है, ऊपर वाले पार्ट भी दिखने लगे. चलो नाउ लेट अस स्टार्ट. हाँ, अभी मैंने हम्बल लिखा था. ठीक है, एनी आइडिया? हम्बल का इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. ठीक है, वेर इन इम्प्रूवमेंट सेंटेंस वर्ड एंड मीनिंग बोथ आर गिवन, व्हाट वी यूज इट्स मीनिंग्स और नो इम्प्रूवमेंट. ओके, ठीक है, विल बी डूइंग इम्प्रूवमेंट ऑल्सो. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बल? दिख रहा है मैम. यस आई नो, हम्बल मीन्स मॉडेस्ट. हम्बल इन हिंदी, हम्बल इन इंग्लिश इज नोन एज मॉडेस्ट. ठीक है, एंड हिंदी में हम्बल क्या होता है? हम्बल इज विनम्र. ठीक है, कोई भी लोग बहुत मॉडेस्ट है, कोई भी लोग बहुत पोलाइट है. तो यहाँ हम्बल वर्ड कैसा चला गया? पॉजिटिव सेंस में. बट एक हम्बल का एक और भी मीनिंग होता है. मैंने लिखा शी कम्स ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड. चलो इसकी हिंदी बताओ. यहाँ हम्बल का मतलब क्या है? एज यू नो इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. ब्यूटीफुल इन द सेंस ना कि एक वर्ड का मीनिंग दूसरे जगह जाके पूरी तरह से बदल जाता है. यस, बताओ. हाँ, हम्बल के साथ रिक्वेस्ट नहीं लगाते. हम्बल रिक्वेस्ट गलत है ना, सुपरफ्लुअस है. यस यू आर राइट. चलो बताओ. शी कम्स ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड. हम्बल का मतलब रूरल? नहीं नहीं, रूरल रूरल तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल? रूरल विलेज से रिलेटेड है, ग्रामीण है, तो इट्स नॉट रूरल. यस संदीप, यू आर राइट. ही कम्स ऑफ अ, शी कम्स ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड ना. तो हम्बल का मतलब होता है वेरी पुअर. ठीक है, नॉट वेल टू डू. वो उसकी बैकग्राउंड, उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है. तो यहाँ हम्बल किस सेंस में चला गया?
दैट इज हम्बल गोज इन नेगेटिव सेंस में चला गया, बट यहाँ क्या जा रहा था, पॉजिटिव. सो आज का ग्रामर का सॉरी वोकैब का सेशन इतना ही रहने देते हैं, कल हम फिर डिस्कस करेंगे और भी मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स दूंगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद ग्रामर बिकॉज यू पीपल मस्ट बी डेस्परेटली वेटिंग फॉर ग्रामर. स्टूडेंट्स का सबसे पहला चॉइस है दैट इज ग्रामर. ग्रामर का मैं आज एक टॉपिक स्टार्ट करूंगी दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, और उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में मुझे जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप कोई भी डिश बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो द थिंग्स व्हाट विच यू नीड, जो जो चीज की जरूरत है आपको पता होना चाहिए ना, क्या क्या चीज की जरूरत है. अगर सब्जेक्ट वर्ब मैंने शुरू किया, आज आज मैं सब्जेक्ट वर्ब शुरू कर रही हूं. ठीक है, तो ये मान के मुझे शुरू करना है ना कि आप स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसकी इंग्लिश की लेवल बहुत अच्छी नहीं है. ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक से जानना है. ओके, ठीक है, दैट इज सात्विक इन फ्रॉम आंध्रा. वेज वेलकम सात्विक. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये मान के चलना है कि सपोज आपको सब्जेक्ट वर्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो जिस जिस चीज की सब्जेक्ट वर्ब में जरूरत पड़ेगी पहले मैं सब चीज की मीनिंग बता देती हूँ. ठीक है, ओके. एंड मैम टुडे इज क्लोज टेस्ट. लास्ट क्लास डेमो में क्लोज टेस्ट किया था ना, क्लोज टेस्ट कल करेंगे धीरे धीरे. अभी आज तो पहली क्लास है ना, धीरे धीरे लेट अस मूव. आपको क्लोज टेस्ट में कोई कंप्लेन नहीं हो. ठीक है, जिस 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 चीज की सब्जेक्ट वर्ब में जरूरत है ये हम करते हैं. पहले सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक में हमें पहले जरूरत पड़ेगी नाउन की, जरूरत पड़ेगी वर्ब की, एंड देन प्रोनाउन की. तो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, हम स्टूडेंट्स को हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कि नाउन, वर्ब और प्रोनाउन होता क्या है. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी. नो डाउट नाउन मैं आपको डिटेल में करूंगी बाद में, वर्ब भी डिटेल में करूंगी, प्रोनाउन भी डिटेल में करूंगी, बट एट प्रेजेंट जितना जरूरत है हमें उतना तो कर लेना है. ठीक है, व्हाट इज वर्ब, चलो करते हैं व्हाट इज वर्ब. चलो नाउन पे आ जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कब पढ़ाई स्टार्ट कर देना, पहले आपको समझना है कि चीजें होता क्या है, कैसे यूज करना है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली जाना है. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली जाना है कि कहीं से आपसे कोई भी कुछ पूछे ना तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो. चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे. माई इंग्लिश पुअर, सबकी इंग्लिश पुअर है, नो नीड टू वरी. मैडम यू ओनली टीच एंड रिस्पॉन्ड टू द कमेंट लास्ट ऑफ सेशन, इट इज इंटरप्टिंग द क्लास. प्रवीण यू आर राइट. Noun, verb and pronoun. If I ask you what is a noun, so in easy language, nouns are naming words. Okay, I'll be doing noun technically. Noun का भी थोड़ा सा पार्ट बताऊंगी, बाद में noun को हम डिटेल में करेंगे. Noun होता क्या है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अभी इसे noun का यूज कैसे होगा. Yes, what is a noun? Nouns are naming words. Everything around us, हमारे अगल बगल जो भी है सब क्या है, नाउन है. हमारे अगल बगल जो भी है और जिसे हम नाम दे सकते हैं वो सारे क्या है, नाउन्स है. ठीक है, एंड आप मुझे बताओ, गिव मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर. नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? यस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. वन इज प्रॉपर नाउन, द अदर इज कॉमन नाउन, द थर्ड इज collective noun, then you have abstract noun, and then you have material noun. ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन के 5 प्रकार होते हैं. वन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज, सिंस दिस इज अ बाइलिंगुअल बैच, so I have to do it in Hindi as well. What is a proper noun? Proper noun in Hindi is known as Vyaktivachak. Common noun is Jativachak. Collective noun is Samuhvachak. This is Bhavvachak and this is Padarthvachak. Yes, give me an example of proper noun. What is a proper noun? Proper noun is the name of a person or thing. ठीक है, अगर मैं proper noun में बोलूँ ना, Ram is a proper noun. Ram is a name of a person. It's Delhi is a name of a place. And suppose I write Nokia. Nokia is a name of a thing. It's name of a phone. Now come.
This is common noun. If I write Ram, Mohan, Sohan, what are common among all these three? इन तीनों चीजों में कॉमन क्या है? राम, सोहन, मोहन, ये सब में कॉमन क्या है? कॉमन चीज क्या है कि तीनों बॉय. ठीक है, तो राम का कॉमन नाउन क्या बनेगा? बॉय. दिल्ली, इफ आई राइट दिल्ली, इफ आई राइट लंडन, पेरिस, इन तीनों में कॉमन क्या है? व्हाट आर द थ्री कॉमन, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स अमंग दिस थ्री प्लेसेस? तीनों में प्लेस क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन इज प्लेस. ये तीनों क्या है? दिल्ली, लंदन, पेरिस, ये प्लेस. एंड इफ आई राइट नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, इन इन तीनों तो एक एक ब्रांड का नाम है, बट इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? ठीक है, तीनों में कॉमन चीज क्या है? बोथ आर द नेम ऑफ सेल फोन. तो देखो, दिस इज अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन बिलोंग्स टू अ क्लास. जैसे राम, मोहन, सोहन बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ बॉय. ये राम, मोहन, सोहन किस जाति को बिलोंग कर रहा था? बॉय को. उसी तरह दिल्ली, लंदन, पेरिस किसको बिलोंग कर रहा था? दैट इज अ प्लेस. देन वी हैव नोकिया, ओप्पो एंड ऑल दीज आर सेल फोन. अब आ जाओ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन से ही क्या बनता है? कॉमन नाउन से ही वी पीपल मेक कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन. ठीक है, जैसे मैंने कर दिया टीम. टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. इफ आई राइट दिस वर्ड, मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर. आई विल बी डूइंग नाउन इन डिटेल, बट मुझे जितना नाउन का पार्ट अभी जरूरत है ना, इसलिए आपको क्लियरली बता देना है कि कैसे कैसे यूज होगा. आपको लग रहा होगा कि यहाँ नाउन का यूज क्या है, अभी मैं बता रही हूँ क्या क्या यूज है नाउन. ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्या है? जैसे सचिन तेंदुलकर, और इफ आई राइट विराट कोहली, ये क्या है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन एंड अ नेम ऑफ अ पर्सन इज प्रॉपर नाउन. ठीक है, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली दे आर प्रॉपर नाउन. बट हाउ डू आई मेक देम कॉमन? इसे कॉमन कैसे कर सकते हैं? दोनों में कॉमन चीजें क्या है? सचिन और विराट में कॉमन क्या है? दोनों प्लेयर है. तो प्लेयर क्या हो गया? प्लेयर बिकम्स अ कॉमन नाउन. अब मैं इसी कॉमन नाउन को कलेक्टिव बना देती हूँ. अ टीम ऑफ प्लेयर्स. अ टीम ऑफ, सॉरी, बहुत सारे प्लेयर्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक टीम बना रहे हैं. तो टीम कौन सा नाउन हो गया? टीम बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन. सो कलेक्टिव नाउन इज अ टीम. जैसे बहुत सारे गर्ल्स है, गर्ल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बेवी. जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल. ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स. तो ऑल दीज बिकम्स कलेक्टिव नाउन. नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, एनी आइडिया व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बोथ आर क्रिकेटर्स. क्रिकेटर्स भी क्या है? प्लेयर्स ही है ना. क्रिकेटर भी तो प्लेयर ही है. यस, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स ना विच वी कैन ओनली फील, विच वी कैन नॉट टच. जैसे इस रूम के अंदर बहुत सारे नाउन्स है. ये बोर्ड भी नाउन है. बोर्ड मुझे दिख रहा है, मैं इसे छू सकती हूँ, तो बोर्ड इज अ कॉमन नाउन. इस रूम के अंदर का जो एसी की वजह से जो कोल्डनेस है, ये मैं देख नहीं सकती हूँ. आई कैन ओनली फील. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स, द नॉलेज विच आई एम गिविंग यू, you can only feel, you cannot see the knowledge. तो ये सारा क्या हो गया? abstract nouns are the nouns which you can only feel, you cannot touch. जैसे knowledge, honesty, that becomes wisdom. समझदारी, ज्ञान, ईमानदारी. किसी की ईमानदारी को छू सकते हो या पूछोगे कि तुम्हारे पास कितने किलोग्राम्स ईमानदारी है? ये तो सिर्फ आप फील कर सकते हो. तो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है, एंड व्हाट इज मटेरियल नाउन? सपोज सपोज ये चेयर. ठीक है, ये चेयर है. चेयर क्या है? कॉमन नाउन है. और ये चेयर किससे बना है? वुड से. तो वुड किसे ये मटेरियल नाउन क्या है? मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ना मटेरियल नाउन मान लेते हैं. चेयर, दिस चेयर, टेबल, डेस्क, डोर, सबको मटेरियल नाउन मान लेते हैं. वो सब मटेरियल नाउन नहीं है, वो सब कॉमन नाउन है. लेकिन ये चेयर किससे बना है? अगर ये चेयर वुड से बना है तो वुड बिकम्स अ मटेरियल नाउन. बट वुड से बनाने के बाद एक प्रोडक्ट, एक सामान बन गया, देन दैट बिकम्स अ चेयर एंड चेयर इज अ कॉमन नाउन. ठीक है, यस. एंड देन वी हैव वुड. वुड है. देन वी हैव आयरन.
सपोज अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, अलमीरा को बनाने में क्या यूज हुआ, कौन सा रॉ मटेरियल, दैट इज आयरन, बट बनने के बाद तो वो अलमीरा बन गया, दैट बिकम्स अ कॉमन नाउन. देन वी हैव शुगर, all these are countable, all these are material nouns. Hopefully ये तो clear हो गया. Okay, no, Nokia is not a common noun. Okay, Nokia is not a common noun. Nokia एक thing का नाम है, एक brand का नाम है. So Nokia is not a common noun. Nokia is a proper noun. ठीक है. Yes, one more thing I wanted to tell. ये तो हमने noun का cover किया. There are 5 types of nouns. Then we have one countable, and apart from all these 3 types of nouns ना, we have 2 more. एक है countable and uncountable noun. ठीक है. अब मुझे बताओ what is a countable noun? Yes, countable noun किसे बोलते हैं? आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे कि countable nouns are the nouns which can be counted, और uncountable nouns are the nouns जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट, बट थोड़ा सा देखना होगा. जिस नाउन का, the noun which can be made plural, they are known as countable nouns, and the nouns which cannot be made plural, these are uncountable nouns. ठीक है, जिसका प्लूरल नहीं बनता है दैट इज uncountable, और जिसका बनता है that is countable. If I write the word boy, we can make the plural of boy, boys. We can make the plural of table, tables. We can make the plural of city, cities. So all these are countable nouns. But now tell me, हाँ अब मुझे बताओ what is star? Star is count, because ये word में students they get confused. स्टार को लेके बच्चों का कंफ्यूजन है कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. टेल मी व्हाट इज स्टार. Star is a countable or an uncountable noun? What star? Yes, सोमेश ने बोला है कि स्टार इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, एंड लव कुमार ने बोला है स्टार इज ए काउंटेबल. मुकेश ने भी बोला है स्टार इज काउंटेबल. सी, काउंटेबल और काउंटेबल, व्हाट डिड आई से कि कौन सा नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल है? हाउ विल यू डिसाइड? उसका प्लूरल बना के देखो. डू वी हैव द प्लूरल ऑफ स्टार? यस, स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है. ठीक है, स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है. इसका मतलब है स्टार क्या है? सिंपली याद रखना है, जिस नाउन का प्लूरल बनता है दैट इज काउंटेबल, और जिसका प्लूरल नहीं बनता है दैट इज अनकाउंटेबल. तो स्टार का प्लूरल स्टार्स बनता है, दैट मीन स्टार इज काउंटेबल. स्टार को आप गिन सकते हो. मैं ये नहीं बोल रही हूं कि यू कैन काउंट द स्टार्स ऑफ ऑल द पूरे यूनिवर्स का. पूरे यूनिवर्स का स्टार्स आप काउंट नहीं कर सकते, बट जितना दिख रहा है वो तो आप काउंट कर सकते हो ना. सो स्टार्स आर काउंटेबल. स्टार को आप गिन सकते हो, लेकिन स्टार अनकाउंटेबल नहीं है. स्टार, देयर इज अ डिफरेंस. एक वर्ड होता है काउंटलेस. काउंटलेस किसे बोलते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटलेस एंड अनकाउंटेबल? जल्दी से बताओ. काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटलेस में क्या डिफरेंस है? अनकाउंटेबल का मतलब क्या है कि वो चीज जिसे आप गिन ही नहीं सकते. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच यू कैन नॉट काउंट. बट व्हाट इज काउंटलेस? काउंटलेस का मतलब होता है ना, काउंटलेस का मतलब है जिसे आप गिन सकते हो. यू कैन काउंट स्टार्स, बट ये इतना ज्यादा है कि इसको गिनना मुश्किल है, बट गिन तो आप इसे सकते हो. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स. ठीक है, काउंटेबल. इफ आई राइट व्हाट इज टूथ, टूथ का मतलब एक दांत. और ऐसा नहीं है कि हर नाउन को प्लूरल करने के लिए एस ही लगाते हैं. समटाइम्स कुछ नाउन्स को प्लूरल करने के लिए ना वी डोंट हैव टू यूज एस. टूथ इज सिंगुलर, टीथ इज प्लूरल. तो टूथ का प्लूरल टीथ होता है. इसका मतलब है टीथ इज ऑल्सो काउंटेबल. ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का प्लूरल इज चिल्ड्रन. इसका मतलब है चाइल्ड को भी गिन सकते हो. आई थिंक क्लियर तो हो गया होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं. ठीक है, जिस नाउन का प्लूरल बनता है दैट इज काउंटेबल, और जिसका प्लूरल नहीं बनता है दैट इज अनकाउंटेबल. अब आ जाओ इसे काउंटेबल, ये मैंने क्यों बताया, अब मुझे बता, आगे चलते हैं हम. ठीक है, आगे मूव करते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव. अब मुझे बताओ कि क्या राम का प्लूरल बन सकता है? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ राम?
राम्स, दिल्लीज, नोकियाज नहीं। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, तो ऑल द प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ओके, ऑल द प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल। एंड व्हाट अबाउट दिस कॉमन नाउन? देखते हैं कॉमन नाउन काउंटेबल है कि नहीं। बॉय का प्लूरल बॉयज, प्लेस का प्लूरल प्लेसेस, फोन्स का प्लूरल फोन्स। तो इसका प्लूरल बन रहा है, इसका मतलब है कि कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल। ठीक है। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के ग्रुप को ही कलेक्टिव नाउन बोल। टीम का प्लूरल। और एक चीज याद रखना है कि कुछ कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनता भी है और कुछ कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं भी बनता है। जैसे टीम का प्लूरल टीम्स बना, क्राउड्स बनता है, बंचेस बनता है। तो कलेक्टिव नाउन का आने वाले सेशंस में हम करेंगे कि कौन से कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनता है और कौन से नहीं बनता। इसका दोनों हो सकता है। नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। क्या भाववाचक संज्ञा, कैन वी मेक द प्लूरल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? बोल सकते हो? ऑनेस्टीज, विजडम्स नहीं बोल सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन शुगर्स, मिल्क्स, वाटर्स ये सब नहीं बोलते हो, दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 5 नाउन्स, प्रॉपर नाउन इज अनकाउंटेबल, कॉमन इज काउंटेबल, कलेक्टिव नाउन्स का कुछ काउंटेबल है, कुछ अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल एंड मटेरियल नाउन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। ठीक है। तो अभी मुझे नाउन का जितना पार्ट यूज करना है ना इस सब्जेक्ट वर्ब में, वो मैंने डील कर दिया। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वर्ब पे। पहले प्रोनाउन कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना सब्जेक्ट वर्ब में 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अब आ जाओ प्रोनाउन। प्रोनाउन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम क्लियर करेंगे जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ जाओ प्रोनाउन। आई थिंक होपफुली एवरीबडी नोस प्रोनाउन किसे बोलते हैं। नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स दे आर प्रोनाउंस। और इसे नाउन के बदले यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन। नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसीलिए उसकी जगह क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल्स है, ही, शी, दे, आई, ये सारे प्रोनाउंस है। ही का, ही सिंगुलर है और ही और शी का प्लूरल क्या है? ही और शी का प्लूरल क्या बनता है? दे। आई का प्लूरल वी। तो प्रोनाउंस का भी प्लूरल बनता है ना। नाउ टेल मी इट का प्लूरल क्या है? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ इट? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ इट? आई वांट सम आंसर्स। नाउन का तो प्लूरल बन रहा था और प्रोनाउन का भी प्लूरल बनता है। ही और शी का दे बनता है। आई का, आई इज मैं और वी इज हम। इट का प्लूरल क्या है? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ इट? यस यस चंदन, यू आर राइट। इट का प्लूरल भी दे बनता है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स ना, जब मैं पूछती हूँ कि इट का प्लूरल क्या होता है तो उसका आंसर, उनका आंसर होता है इट का प्लूरल इट्स। ये इट्स का मतलब होता है उसका। ठीक है। इट का प्लूरल इज ऑल्सो दे। और यू क्या है? यू भी प्रोनाउन है। यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? व्हाट इज यू? यू इज सिंगुलर और प्लूरल? यस, विवेक ने वही आंसर दिया जो मैं सोच रही थी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इट का प्लूरल इट्स। इट का प्लूरल इट्स नहीं होता है, इट का प्लूरल, अच्छा इट का नहीं बनता है। ये किसने बोला कि इट का प्लूरल नहीं बनता है? ये देखो, मैंने लिखा द लायन फॉट। ठीक है, लायन फॉट। लायन क्या है? लायन इज अ नाउन। और इस नाउन की जगह मुझे एक प्रोनाउन डालना हो तो मैं क्या डालूंगी? इट फॉट। लेकिन अगर बहुत सारा लायंस हो, द लायंस फॉट, लायन का मैंने प्लूरल कर दिया, लायंस, लायंस हो गया, तो क्या बोलोगे? इट्स फॉट? नो, क्या हो जाएगा? दे। तो इट का प्लूरल इट्स नहीं है, इट का प्लूरल इज दे। डोंट से कि इट का प्लूरल नहीं बनता है। यस पंकज, यू आर राइट। मैंने पूछा कि यू क्या होता है, तो यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। इफ आई से यू स्टडी,
then that is singular. Then I say you all study, that becomes plural. तो depending upon the context sentence को देखते हुए you singular plural दोनों का काम कर सकते हैं. ठीक है? Depends on the sentence. You can be used as singular. Yes, you are right, Srinivas. Okay. अभी आपने देखा कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल बन रहा था. देन उसके बाद हम पहुंचे प्रोनाउन. प्रोनाउन का ऑल्सो वी हैव सिंगुलर प्लूरल. नाउ कम टू वर्ब. वर्ब इज क्रिया. ठीक है, वर्ब तो बहुत लंबा चैप्टर है, उसे हम डिटेल में करेंगे, बट अभी जितना जरूरी है ना वो वर्ब का पार्ट यूज करते हैं. इफ आई राइट द वर्ड गो और गोज, ये मैं छोटे छोटे चीजें नहीं कर रही हूं, बिकॉज एवरी स्टूडेंट नोस कि इज एक के लिए और आर बहुतों के लिए, हैज एक के लिए और हैव बहुतों के लिए. तो ऑल दीज आर इजी थिंग्स, होपफुली ये सबको पता होगा. बट यू इज अ सेकेंड पर्सन. यस निखिल, यू आर राइट, यू इज सेकेंड पर्सन. विल बी डूइंग ये जब हम प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है. टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गो एंड गोज. गो और गोज नाउन है कि वर्ब है. ठीक है, गो और गोज नाउन है कि वर्ब है. ये वर्ब है. कैसे पता करोगे कि कोई भी वर्ड वर्ब है? उसका पास्ट टेंस बना के देखो. गो का पास्ट क्या है? वेंट. या उसका आईएनजी बना के देखो. किसी भी वर्ड का पास्ट बन रहा है, किसी भी वर्ड का आईएनजी फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब क्या है? वो वर्ब है. ठीक है, गो भी वर्ब है और गोज भी वर्ब है, दोनों वर्ब है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गो एंड गोज? जैसे आप लिखते हो ना, ही के साथ गोज और दे के साथ गो, दोनों में डिफरेंस है. वर्ब में एस लगता है, देन दैट बिकम्स सिंगुलर. अगर वर्ब से एस हटा, दैट बिकम्स प्लूरल. दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मन में रखा हुआ है कि किसी वर्ड में एस, ई एस या आई एस लग गया, दैट बिकम्स प्लूरल. ठीक है, एस लगा के वी पीपल मेक प्लूरल, एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, बट किसका? नाउन का. ठीक है, जब नाउन, अच्छा स्टूडेंट्स ने ये भी बोला था मैम रेड कलर भी यूज कर दो. आई बी यूजिंग रेड ऑल्सो. यहीं पे बच्चों का कंफ्यूजन शुरू होता है. वेन एवर वी एड एस, ई एस और आई एस टू अ नाउन, जब नाउन में एस लगता है क्या बन जाता है? प्लूरल. बट द ऑपोजिट हैपेंस विथ वर्ब. यही एस, ई एस या आई एस अगर वर्ब में यूज हो जाता है तो ये सिंगुलर होता है. ये चीज आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि देर आर मेनी स्टूडेंट्स ना, देखा है कि जिसकी बेसिक क्लियर नहीं है. ठीक है, जिसकी बेसिक क्लियर नहीं है वो इंग्लिश तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं. बस एक चीज याद रखना है, बार बार चीजों को याद नहीं रखना है, बस एक बार याद रखना है कि जब नाउन में एस लग रहा था तो क्या बन रहा था? प्लूरल. बट द ऑपोजिट हैपेंस विथ वर्ब. जब वर्ब में एस लग गया तो वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर. इफ आई राइट द वर्ड, जस्ट सी द वर्ड एग्री और आई राइट एग्रीज. ठीक है, फिर मैंने लिखा मीट और मीट्स, want, wants. यहां मैं एज अ वर्ब यूज कर रही. एग्री और एग्रीज, मीट, मीट्स, want, wants, ऑल दीज आर वर्ब्स. ठीक है, अगर वर्ब नाउन में एस लग रहा है, इफ एस इज एडेड टू अ नाउन, दैट बिकम्स प्लूरल. बट वही एस अगर वर्ब में ऐड होता है तो दैट बिकम्स सिंगुलर. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्री और एग्रीज? एग्रीज इज सिंगुलर और एग्री इज प्लूरल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीट एंड मीट्स? वर्ब में एस लग गया, सिंगुलर. वर्ब से एस हट गया, प्लूरल. अगेन वांट और वांट्स में क्या डिफरेंस? वर्ब है, वर्ब में एस लगा, सिंगुलर. वर्ब से एस हटा, प्लूरल. ठीक है, तो अब हमने अपना बेस तैयार कर लिया. जो चीज हमें पढ़ना है ना, हमने उसका बेस तैयार कर लिया. अब नाउ लेट अस स्टार्ट. ठीक है, मैम बेसिक से पढ़ाओ. ठीक है, हम पहले कहीं नहीं पढ़े हैं, ये तो बेसिक ही जा रहे हैं हम. ठीक है, ये बेसिक ही है. ओके, और नाउन, नाउन क्या है? नाउन मैंने आपको बेसिक पढ़ाया. नाउन में 5 तरह के नाउन्स होते हैं. ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर. उसमें भी कौन सा सिंगुलर, कौन सा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल पढ़ाया. फिर मैंने वर्ब पढ़ाया.
ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं कि नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, और यही एस अगर वर्ब में लग गया तो सिंगुलर बन जाता है। फिर मैंने आपको प्रोनाउन का छोटा छोटा चीज बताया, ठीक है। नाउ लेट अस कंटिन्यू। अभी हमें क्योंकि जब मैं उस समय वर्ड को यूज करने लगूंगी ना तो आपको दिक्कत होती है। अब आपको पता चल गया काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, और पांचों नाउन्स में से बस दो ही नाउन काउंटेबल है। कौन कौन सा? वन इज कॉमन नाउन, द अदर इज कलेक्टिव नाउन। बाकी के तीनों नाउन्स अनकाउंटेबल है। प्रोनाउंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे, प्रोनाउन बहुत लेंदी चैप्टर है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस आप याद रखो प्रोनाउन में आपका आता है आई, आई का प्लूरल बनता है वी, ही और शी का प्लूरल क्या बनता है? अभी आपको वो सब की जरूरत ही नहीं है। ही और शी का प्लूरल दे बनता है, इट का प्लूरल दे बनता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया आई और यू तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इससे ज्यादा आपको अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा कूल एंड काम रखो। जितना जरूरत है अभी उतना यूज करना है, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई में ना आप सब नहीं पढ़ लोगे। आपको जैसे जैसे चीजों की जरूरत पड़ती जाएगी वो मैं बताते जाऊं, ठीक है। अभी मैंने ये सब क्यों बताया ना, आपको आगे बताती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेदर इट्स बैंकिंग और एसएससी कोई भी एग्जाम हो, सब्जेक्ट वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन सम ऑफ द बुक्स यू विल सी ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम क्या दे देते हैं? सिंटेक्स दे देते हैं। व्हाट इज सिंटेक्स? किसी सेंटेंस का सिंटेक्स क्या होता है? मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस में पहले क्या आता है? इन ऑर्डर टू फ्रेम अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमें किस चीज की जरूरत है? पहले एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वर्ब की। और इस सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इन द सेंस, ठीक है, एग्रीमेंट इन द सेंस कि अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वहां वर्ब रहेगा ही। सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब के बिना नहीं आ सकता और वर्ब सब्जेक्ट के बिना नहीं आ सकता। ये दोनों में एग्रीमेंट है। और दोनों में क्या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट क्या है कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब आते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट होता क्या है। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इन इंग्लिश इज नोन एज डूअर, ठीक है। इंग्लिश में सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? डूअर। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं, ठीक है। जो सेंटेंस में काम कर रहा है दैट इज द कर्ता, दैट इज द डूअर। और किसी भी वर्ड को सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन और प्रोनाउन। हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट इट शुड इधर बी इन द नाउन और इट शुड इधर बी अ प्रोनाउन हो, या तो वो संज्ञा हो सकता है, वो सर्वनाम हो सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि नाउन बताया, नाउन होने के लिए हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। कोई भी नाउन हो सकता है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। नाउ कम टू प्रोनाउन। अभी मैंने प्रोनाउन भी बताया। प्रोनाउन में क्या है? ही, शी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउंस बताए। तो किसी भी वर्ड को कर्ता बनने के लिए क्या होना है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। वर्ब तो आपको पता है, वर्ब अभी मैंने आपको क्रिया बताया। और रूल क्या बताता है कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट इन द सेंस कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वाई? एक सिंगुलर है तो दूसरा भी सिंगुलर, एक प्लूरल है तो दूसरा भी प्लूरल। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट इन द सेंस कि मैं अगर सिंगुलर हूं तो वर्ब को भी सिंगुलर होना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना है, ठीक है। अच्छा मैं बताती हूँ। यस विकास, कैसे पहचानेंगे कि नाउन कौन सा है या वर्ब कौन सा है, ये भी मैं क्लियर करूंगी। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है।
और नाउन पहचानने का तो तरीका मैंने बता दिया है ना, अभी मैं आगे और भी बताती हूँ। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। और सब्जेक्ट वर्ब ना, सब्जेक्ट वर्ब में क्या पूरा पढ़ना है, एक सिंगुलर है तो दूसरा प्लूरल है। इफ सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब इज अ गेम ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। और हमारे ग्रामर में तीन ही चीज का सिंगुलर प्लूरल होता है। किसका किसका, अभी मैंने बताया, नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, एंड देन वर्ब का। इसीलिए इस टॉपिक को करने से पहले ना मैंने आपको तीन चीज का ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसका बहुत सारे रूल्स है जो कि हम नाउन में करेंगे। प्रोनाउन कंप्लीट करने में मुझे 3 to 4 क्लासेस लगेंगे। प्रोनाउन भी बहुत लेंदी चैप्टर है। अभी तो हमने सिंपली पढ़ा कि प्रोनाउन होता क्या है, वर्ब होता क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं। बेसिक रूल, लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक रूल। If subject is singular, verb is singular. If subject is plural, verb is plural. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज प्लूरल, द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में देर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, एंड नाउ टेल मी, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। और सिंगुलर हमारे ग्रामर में तीन ही चीज का सिंगुलर प्लूरल होता है, या तो नाउन का, या तो प्रोनाउन का, या तो वर्ब का। उसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारे सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है, द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। और होपफुली आप सबको पता चल गया कि वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं हो। नाउन प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस हो। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू सेंटेंसेस। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अपने बैच को बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल करेंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, बिकॉज इस बैच में देर आर मेनी स्टूडेंट्स और हर जगह के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिसकी बेसिक हो सकता है बहुतों की क्लियर नहीं हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स की बेसिक क्लियर भी हो। तो ठीक है, उन्हें वेट करना है। आप देखोगे कैसे कैसे धीरे धीरे सेंटेंस का लेंथ बढ़ेगा, थोड़ा कैसे कैसे सेंटेंस हम कंफ्यूज होंगे सेंटेंस में। द बॉयज और बॉय गो और गोज टू स्कूल। मैम कैसे पता, चिन्मय ने क्वेश्चन पूछा है, क्या वर्ब सब्जेक्ट नहीं हो सकती? मैम वर्ब सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, वर्ब अलग है, सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, बट आई हैव अ पेन, वो सब हम आगे करते हैं, नो नीड टू वरी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? अभी मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। सब्जेक्ट इज द डूअर, द पर्सन हु डज द वर्क। जो सेंटेंस में काम कर रहा है दैट इज द डूअर। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। इस सेंटेंस में स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? बॉयज है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। ही एग्री और एग्रीज टू हेल्प मी, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ही। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ही है। अब डिफरेंस देखो, यहाँ का सब्जेक्ट बॉय है और यहाँ का सब्जेक्ट ही है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन और प्रोनाउन। ये बॉय क्या है? बॉय इज अ नाउन।
ठीक है, बॉय नाउन है और कैसा वाला नाउन है? बॉय इज विच टाइप ऑफ नाउन? बॉय इज कॉमन नाउन में ही क्या है? प्लूरल। बॉय इज विच नाउन? बॉय प्लूरल नाउन है ना, और प्लूरल नाउन का बना सकते हैं प्लूरल, कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, बॉय इज प्लूरल। और अब आ जाओ गो और गोज। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गो और गोज? ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, अभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुट अप किया कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ब है और कौन सा नाउन है। तो गो का पास्ट बना सकते हो ना, गो का पास्ट वेंट, गो का आईएनजी भी बन सकता है, दैट इज अ वर्ब। और वर्ब में एस लगा है, सिंगुलर, वर्ब से एस हटा, प्लूरल। और रूल क्या बताता है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्री और एग्रीज? क्या डिफरेंस है एग्री और एग्रीज में? यस दोनों वर्ब है, वर्ब में एस लगा, सिंगुलर, वर्ब से एस हटा, प्लूरल हो गया। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए, फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? या तो नाउन होना है या तो प्रोनाउन होना है। और ही क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है और दैट इज सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। ही एग्रीज टू हेल्प। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सब हमारा बहुत बेसिक पार्ट है, बट धीरे धीरे आप खुद फील करोगे ना, अचानक मैं लेवल को ऊपर लेके चली जाऊंगी, दिक्कत होगा। इसी क्वेश्चन से कैसे कैसे प्री में क्वेश्चन आया है, इसी से कैसे कैसे मेंस में क्वेश्चन आया है, वी विल डू, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ओके, नो नीड टू वरी बिकॉज ऑल दीज आर बेसिक्स। अभी तो व्हाट डिड आई से कि रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, अभी हम एक एक्सेप्शन करेंगे। स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आई हैव अ पेन क्यों बोलते हैं, आई हैज अ पेन क्यों नहीं बोलते? बिकॉज यहां ये एक्सेप्शन, व्हाट इज एन एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इन हिंदी इज नोन एज अपवाद। अपवाद मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करता है। आई क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। आई इज अ प्रोनाउन एंड आई इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? सिंगुलर। तो रूल क्या बताता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। बट आई के साथ हम हैव नहीं यूज करते, क्या यूज करते? हैज नहीं यूज करते, आई के साथ वी पीपल यूज हैव। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसके साथ है हमारा? आई और यू के साथ। ठीक है, आई के साथ व्हाट विल यू से? इफ आई से आई गो और गोज, या यू गो और गोज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गो एंड गोज? वर्ब है, वर्ब में एस लगा, सिंगुलर, वर्ब से एस हटा, प्लूरल। अगेन दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। थोड़ा शुरू में सिंगुलर प्लूरल करना होगा ताकि आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, आई सिंगुलर है। ठीक है, और रूल क्या बताता है कि इफ आई इज सिंगुलर तो उसके साथ हैज होना चाहिए, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई सिंगुलर है, बट वर्ब तो ये अपने साथ प्लूरल ही लेता है। आई गोस कभी बोलते हो, दैट इज आई गो। और एक्सेप्शंस का ना कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं करते मैम आई प्लूरल, क्यों बिहेव करते हैं? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज यू। व्हाट इज यू? व्हाट डिड आई टेल यू? इसके पहले मैंने क्या बताया था कि यू सिंगुलर होता है या प्लूरल? ठीक है, यू कैन एक्ट एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। यू दोनों का काम कर सकता है, लेकिन यू वर्ब तो लेता अपने साथ प्लूरल ही। यू नेवर से यू गोज, यू ऑलवेज से यू। ठीक है, तो आई थिंक अभी जो मैंने अभी बहुत बेसिक किया उतना दूर तो क्लियर है। ठीक है, एक बार आप यू पीपल रिस्पॉन्ड। ठीक है, अभी तो हमने बहुत बेसिक किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज आवर लेवल। ठीक है, नो नीड टू वरी। यू कैन एक्ट एज प्लूरल ऑल्सो, यू कैन एक्ट एज सिंगुलर ऑल्सो, दोनों यूज होता है, लेकिन वर्ब तो ये प्लूरल ही लेता है।
बहुत इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को जोड़ जोड़ के मैं प्रोनाउंस में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। वन ऑफ माई कजिन्स इज वन ऑफ माई कजिन्स इज कमिंग टुडे, यस दिस इज अ करेक्ट आंसर। यस विकास, वन डाउट? अभी तक तो क्लियर है, आगे भी क्लियर होगा, नो नीड टू वरी। चलो आगे चलते हैं। ये तो हमने अभी तक बेसिक किया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर वन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत सारे एग्जाम्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, आई विल बी डूइंग इट। प्री वाला क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, मेंस में जैसे जैसे क्वेश्चंस आए वो भी करेंगे, ठीक है। Ensure that the verb is according to, क्योंकि डायरेक्ट में मैं चाहूं ना तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस भी लिख लिख के समझा दूं, लेकिन फिर आगे जाके दिक्कत होती है। हर एग्जाम्पल को लिखने के पहले ना शॉर्ट में एक थोड़ा सा रूल लिख लीजिए, ताकि आप बाद में भी पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। Ensure that the verb is according to main subject। और ऐसा नहीं है जो जिसे इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, जो हिंदी बैकग्राउंड से है, परेशान नहीं होना है, मैंने बहुत बड़ी कोई इंग्लिश नहीं लिख दी है। एनश्योर, इसकी मैं हिंदी कर दे रही हूँ। एनश्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनश्योर? एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना। यू हैव टू मेक श्योर कि वर्ब किसके अनुसार लगना चाहिए, मेन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, लेंथी सेंटेंस आ जाता है एंड द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट कौन सा है। अभी तो मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए, जब थोड़े से सेंटेंस लेंथी हो जाते हैं ना तो स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। इंडिया, कुछ एग्जाम्पल दे रही। आई एम गिविंग यू ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर्स। यस, देर इज वन मोर क्वेश्चन, सुनिश्चित करना। यस, नीतेश पवार ने क्वेश्चन पूछा है। वी हैव द वर्ड एनश्योर, वी हैव द वर्ड एनश्योर एंड वी हैव द वर्ड सेंश्योर, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। दिस इज एनश्योर, दिस इज एनश्योर एंड दिस इज सेंश्योर। ओके, व्हाट डिड आई से अबाउट दिस एंश्योर? एंश्योर किसे बोलते हैं? एंश्योर इज सुनिश्चित करना। ओके, एंश्योर इज मेक श्योर। एंड व्हाट इज एंश्योर? यू पीपल टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज ना, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हो। चलो मुझे बताओ, इंश्योरेंस पॉलिसीज किस लिए लेते हो? सुरक्षा के लिए ना, फॉर सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑल, ठीक है। दिस एंश्योर मीन्स सिक्योर, ठीक है, इसका मतलब है सिक्योर। एंड व्हाट इज दिस सेंश्योर? सेंश्योर का मतलब होता है ना, यू क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना। सो दिस गोज इन सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। जिसका ये क्वेश्चन था, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। टू मेक श्योर, व्हाई डिड आई डिस्कस दिस? कुछ स्टूडेंट्स को लगा है ना कि मैंने ये क्वेरी बीच में क्यों ले लिया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। क्वेरी इसलिए लिया है क्योंकि इस पे बेस्ड आई फाउंड इट इम्पोर्टेंट, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन ऐसा आया है, आई हैव सेंट माई सर्वेंट बट आई कैनॉट एंश्योर दैट। हमेशा जो आपका एरर्स आता है ना, दे आर नॉट ग्रामेटिकल एरर्स। समटाइम्स आपका एरर ना वर्ड पावर का भी आ जाता है, ठीक है। आई कैन नॉट एंश्योर दैट ही विल रीच ऑन टाइम। ये हमारा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ठीक है। आई हैव सेंट माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को भेजा तो है, बट मैं इंश्योर नहीं कर सकता हूं कि वो समय पे पहुंचेगा ही। तो यहाँ पे इंश्योर वर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दैट इज इंश्योर। आई कैन नॉट कंफर्म, आई कैन नॉट मेक श्योर वेदर ही विल रीच ऑन टाइम, ठीक है।
और यस, वन मोर थिंग, जिस स्टूडेंट्स को डाउट्स है, सपोज मेनी अ टाइम्स ऑनलाइन में डाउट सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो प्रायर टू दिस ऑल्सो मैंने आपको बताया है, एक फेसबुक पेज है मेरा, दैट इज, यहाँ पे यू कैन आस्क योर डाउट्स, इंग्लिश विथ रानी मैम। ओके, दिस इज माय फेसबुक पेज, तो यहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते, एंड डोंट गेट डेस्परेट, जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल आंसर इट। ओके, इस पे बेस्ड आई विल बी गिविंग यू मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि ये रूल का क्लियर होना बहुत जरूरी है। What is the correct spelling of desperate? This is the correct spelling of desperate. I think the red marker is not working well. I'll use. Okay, now let us start. ठीक है, now let us start. What does the first rule say? First rule क्या बताता है? Rule क्या? First concept हमारा क्या बता रहा है? Ensure that the verb is according to the main subject. इसकी हिंदी कर रही हूँ. You have to make sure. आपको सुनिश्चित करना है कि वर्ब लगाते समय आप किसे देख के वर्ब लगाओगे? वर्ब लगाते समय हम हमें अपना मेन सब्जेक्ट देखो. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ. द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इज और आर नेसेसरी. यस, इज होगा या पहला में, जैसे रिजवान अहमद, उन्होंने पहला आंसर दिया है, पहला का आंसर उन्होंने आर बताया है, दूसरे का आंसर वॉज बताया है, और तीसरे का नहीं. पहला का आंसर आर नहीं होगा, पहला का आंसर इज. मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है ना, वो अपने मेन सब्जेक्ट को सही तरीके से पहचान ही नहीं पाते हैं. इस सेंटेंस, ऑल द थ्री सेंटेंसेस टेक सिंगुलर. यस श्रीवांश, यू आर राइट. इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत. सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है. किसका इंट्रोडक्शन? क्वेश्चन पूछो, किसका इंट्रोडक्शन? जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस की शुरुआत बहुत जरूरी है. तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है ना, जिसको हम नाम क्या देते हैं? क्वालिफायर. बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूज हो जाते हैं मेन सब्जेक्ट को देखकर और क्वालिफायर को देखकर. कभी कभी ना द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, वो क्वालिफायर को ही अपना मेन सब्जेक्ट समझ लेते हैं. क्वालिफायर कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्वालिफायर क्या होता है, ठीक है, मैं सेंटेंस आगे ब्रेक करके, पहले तो मैं नॉर्मल सेंटेंस देती हूँ, उसके बाद एबीसीडी करके पढ़ाऊंगी. द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इज और आर नेसेसरी. पहले तो थोड़ी सी इसकी हिंदी करते हैं. ये जो हमें इज और आर लगाना है ना, इज और आर नेसेसरी. नेसेसरी मतलब जरूरत है. जरूरत किस चीज की है? जरूरत जॉब, सॉरी, जरूरत कोर्सेस की नहीं है, जरूरत है कोर्सेस की शुरुआत. तो समटाइम्स स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो जाता है मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर को देख के. तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज नहीं है. आपको लगेगा कि इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे कोर्सेज है, तो आप क्या लगा दोगे? आर लगा दोगे. बट आंसर आर नहीं है, इज होगा, क्योंकि हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है क्या? मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है. किसकी इंट्रोडक्शन? जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की. और ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज क्या है? क्वालिफायर है. देन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्वालिफायर होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है कि क्वालिफायर कभी भी मेन सब्जेक्ट
नहीं बन सकता है, क्योंकि क्वालिफायर एक ऐसा वर्ड होता है ना जो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। क्वालिफायर इज अ वर्ड विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन सब्जेक्ट, इसलिए क्वालिफायर कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि क्वालिफायर तो मेन सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन। और कैसे डिसाइड किया आपने मेन सब्जेक्ट? किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? इट शुड ईदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये जो इंट्रोडक्शन है या तो कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो ये है नहीं, प्रोनाउन में किसको बोलते हैं? ही, शी, दे, इट। बचा क्या ये नाउन है। और टेल मी ये कौन सा नाउन है? अभी मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स बताया। कौन सा नाउन है? इंट्रोडक्शन। जितने भी वर्ड्स TIN से खत्म होना, SION, एग्जामिनेशन, इंट्रोडक्शन, वेरिफिकेशन, जितने भी शन वाले वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। और कौन सा नाउन? ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन इज द मेन सब्जेक्ट। और किसका इंट्रोडक्शन? जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज क्या है? क्वालिफायर है। और हमें अपना वर्ब लगाते समय किसको देखना है? मेन सब्जेक्ट को देखना है, क्वालिफायर को नहीं देखना। हमारा मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इज सिंगुलर, आंसर क्या हो जाएगा? इज। अगर ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ होता, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, तब आंसर क्या होता? ठीक है, तब आर हो जाता। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस। चलो सेकेंड सेंटेंस बताओ। द नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस इज और वॉज या वर नेसेसरी। 2 लैंग्वेजेस की जानकारी जरूरी है। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? यू विल फील ना कि यहाँ 2 लैंग्वेजेस है, 2 लैंग्वेजेस है, 2 भाषाओं की बात हो रही है, तो आप आर वर लगाने की कोशिश करोगे, बट आंसर क्या है? वॉज। क्योंकि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट 2 लैंग्वेजेस है ही नहीं। सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? लैंग्वेज। ये सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसकी लैंग्वेज? किसकी नॉलेज? 2 लैंग्वेजेस की। तो 2 लैंग्वेजेस क्या हो गया? क्वालिफायर। व्हाट इज अ क्वालिफायर? क्वालिफायर एक ऐसा वर्ड होता है जो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। और वर्ब लगाते समय ना हमें क्वालिफायर नहीं देखना है, मेन सब्जेक्ट देखना। मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉलेज। और किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा चीज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अ नाउन। विच टाइप ऑफ नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये नॉलेज क्या है? सिंगुलर है। सो द आंसर शुड बी सिंगुलर है। हमें लैंग्वेजेस को देखना ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेजेस क्या है? क्वालिफायर है। हमारा क्वालिफायर सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और एक ट्रिक आप और भी कर सकते हो। देखो, मैं आपको ट्रिक तो बताते जाऊंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी ना कहाँ कहाँ ट्रिक नहीं भी काम करता है। तो इसलिए सिर्फ इंग्लिश में वैसे कोई ट्रिक्स नहीं है, तो सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे नहीं जाना है, ठीक है। आपने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा, कहीं कहीं पे ट्रिक्स काम नहीं आता है, कहीं कहीं पे ट्रिक्स काम भी आ जाता है, लेकिन हम साथ में करते जाएंगे कहाँ ट्रिक्स काम आता है और कहाँ नहीं आता है। जैसे अभी मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, और साथ में ये भी बताऊंगी कि ये ट्रिक कहाँ नहीं काम आएगा। जनरली आप देखोगे ना, मेन सब्जेक्ट and qualifier, in order to distinguish between main subject and qualifier, we take the help of preposition, ठीक है। सब्जेक्ट और मेन क्वालिफायर को पहचानने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? प्रेपोजिशन का। जब भी सेंट, प्रेपोजिशन किसे बोलते हैं? जैसे आगे हम करेंगे, ऑफ, एट, इन, आउट एंड ऑल। अब देखो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आ गया ना, एक ऑफ प्रेपोजिशन आ गया। तो जब भी हमारा प्रेपोजिशन से 2 चीज रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, तो हम क्या करते हैं ना कि किसको मेन सब्जेक्ट मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले हो। विच सब्जेक्ट डू वी कंसिडर द मेन सब्जेक्ट? जो द पार्ट विच इज बिफोर द प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन से पहले है, उसको क्या मान रहे हैं? मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट नॉलेज है, आपने क्या लगा दिया? बॉस। अगेन देखो यहाँ पे क्या है? ऑफ लगा है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ लगा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इतने सारे साइंटिस्ट है और ये टीम है। तो मेन सब्जेक्ट आप किसको मानोगे? विच इज द मेन सब्जेक्ट? मेन सब्जेक्ट किसको मानते हो? जो प्रेपोजिशन से पहले। प्रेपोजिशन के पहले टीम है, एक ही टीम है, क्या लगा दिया? हैज। बट ऐसे नहीं समझना है, वी डोंट हैव टू गो बाय ट्रिक्स, क्योंकि स्टेम सेल्स जो है ये किसने डिस्कवर किया?
स्टेम सेल साइंटिस्ट ने नहीं डिस्कवर किया, डिस्कवर तो पूरे साइंटिस्ट के एक टीम ने किया. विच इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज टीम. ठीक है, किसकी टीम? साइंटिस्ट की टीम. एंड व्हाट इज साइंटिस्ट? साइंटिस्ट इज द क्वालिफायर. हमारा क्वालिफायर प्लूरल है, बट वर्ब लगाते समय हमें क्वालिफायर नहीं देखना है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें उससे मतलब नहीं. हमें तो अपना मेन सब्जेक्ट देखना है. साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, बट टीम तो एक ही है. और इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? टीम है. और किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन. टीम तो प्रोनाउन नहीं है, दैट इज अ नाउन. और कौन सा नाउन? दैट इज कलेक्टिव नाउन. ओके, सो दिस बिकम्स हैज. ठीक है, आज तो हमारा टाइम हो गया. व्हाट वी विल डू टुमारो ना, आज तो मैंने आपको इसी इसी रूल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिफायर एंड मेन सब्जेक्ट, इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए अब अपने सेंटेंसेस को और भी टफ करेंगे. और अभी मैंने आपको प्रेपोजिशन वाला रूल बताया कि प्रेपोजिशन को यूज करके हम क्वालिफायर और मेन सब्जेक्ट के बारे में पहचान सकते हैं. बट कल हम कुछ ऐसे चीजें करेंगे जहां पे ये ट्रिक काम नहीं आएगा. तो व्हाट आई वांट यू पीपल की ट्रिक्स के पीछे नहीं जाना है. ओके, थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है. ठीक है, अगर ओनली टीम होता ना, अगर ओनली टीम भी होता तब क्या लगाते? ओनली टीम भी होता तो आप हैज लगाते. बट अगर टीम्स होता तो हैव लगाते. और टीम्स का तो हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे. टीम सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करते. कल मैं आपको 10-15 एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं करोगे ना तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो. ठीक है, तो कल जो हम अपना सेशन शुरू करूंगी इसी एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे. एंड आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है. ठीक है, देन अगेन विश यू पीपल अ वेरी हैप्पी नवरात्रा. ठीक है, चलो आज का क्लास खत्म करते हैं. ठीक है, ओके, विल मीट टुमारो विद अ न्यू एनर्जी. चलो बाय. सब बताऊंगी. आज तो पहला क्लास था, धीरे 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 मैं सब बताऊंगी. ठीक है, एक ही साथ मैं आपके दिमाग पे बहुत जोर नहीं डाल सकती ना. एक ही साथ बहुत जोर डाल दिया ना, देन यू पीपल विल कोलैप्स. उसके बाद इंग्लिश से आपका मन दूर होने लगेगा. धीरे 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 मैं क्या बताऊंगी, मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताओ. धीरे धीरे चीजों को अब कैसे पहचाना जाता था. टुडे वाज योर फर्स्ट क्लास. एंड व्हाट डिड आई टेल यू इन द डेमो कि फर्स्ट 15 एंड 20 डेज मुझे आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है. आपके अंदर इंग्लिश का इंटरेस्ट डालना है. एंड ये हो जाता है, देन मेरा आधा काम हो गया. तो ओके, चलो लेट्स मीट देन. टुमारो विल मीट अगेन. कल का टाइमिंग इज ऑल्सो 5 to 6:30, बट आई से 6:30, बट हमेशा टाइम ज्यादा हो जाता. Okay, 5 to 6 or thrice a week. No, we'll not have thrice a week. We'll have 5 days in a week. Okay, chalo, bye.